देखो, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि हमने सर पे क्या चढ़ाया, तुम तो कंधे पे चढ़ के कान में मूतने लगे। नहीं सुनी? तो आज सुन लो। सुनी ना लो, आज समझ भी लो, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है मूवी ओपनहाइमर के अंदर हम भारतीयों के साथ। ज्यादातर सभी लोगों को मालूम है कि मूवी ओपनहाइमर बनी है उस साइंटिस्ट के ऊपर जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, यानी कि जिसका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। अब देखो, जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तब से इस मूवी को भाई साहब हर इंडियन ने ये कह के सर पे चढ़ा लिया था। ओए, तुझे पता है जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था ना, उसने भगवत गीता से इंस्पिरेशन ली थी। और तुझे पता है उस साइंटिस्ट के ऊपर स्पेशली एक मूवी बन रही है जिसे क्रिस्टोफर नोलन बना रहा है, और जो एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करेगा ना, इस साइंटिस्ट के कैरेक्टर को, उसका नाम है सिलियन मर्फी। भाई क्या एक्टर है। और सबसे खास बात तो ये कि यार इस एक्टर ने स्पेशली इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए ना भगवत गीता खुद पढ़ी है मेरे भाई। देख रहा है तो अपनी भगवत गीता के जलवे। और सिलियन मर्फी ने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं है, पढ़ के इंटरव्यू में साफ साफ बोला है मेरे भाई कि ये तो एक इंस्पायरिंग टेक्स्ट है। सारे भारतीय इस बात पर गर्व करने लग गए कि भाई साहब देखो, जिस भगवत गीता को हम महान मानते हैं उसे पूरी दुनिया उसकी महानता से परिचित होगी अब इस मूवी के अंदर। और भाई साहब इस मूवी में क्या दिखाया, सिलियन मर्फी ओपनहाइमर साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हुए सेक्स कर रहे हैं, और सेक्स करते वक्त जो जिस पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं वो सेक्स करते हुए पार्टनर उसके ऊपर चढ़ी हुई है, जिसके हाथ में भगवत गीता है, और उसे बोल रही अब पढ़ो इसे। भरे सिनेमा हॉल में मेरे मुंह से यही निकला कि यार ये क्या दिखा रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन जी अपनी हर मूवी में इतना खतरनाक लेवल का दिमाग लगाते, लेकिन क्या इस बार उन्होंने अपना कॉमन सेंस लगा के ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम भगवत गीता जिस देश की इस किताब को अपनी इस मूवी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से उसकी संस्कृत भाषा को हम पढ़ते हुए यदि कुछ दिखा रहे हैं, तो उसमें कम से कम ये तो समझे कि वो किताब क्या मायने रखती है भारतीयों के मन में। वो लोग किस तरीके की रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं एक नेशनल एक इंटरनेशनल लेवल पर। मान लिया कि क्रिस्टोफर नोलन ने एक सीन खुद नहीं लिखा हो, क्योंकि उन्होंने उनकी जीवनी पर एक बनाई है जो कि एक किताब पर बेस्ड है, लेकिन मेरे भाई यूँ तो बताओ, ये तो आपके हाथ में था ना कि आप स्क्रीन प्ले में क्या ऐड कर रहे हो, क्या नहीं ऐड कर रहे हो। और मैं तो ये बात नहीं मान सकता कि यदि ओपनहाइमर साइंटिस्ट ने यदि वो किताब पढ़ी है, उससे इंस्पिरेशन ली है, तो वो सिर्फ उस वक्त तो नहीं पढ़ी होगी, कहीं और भी पढ़ी होगी। यार वहां दिखा देते, चलो मत ही दिखाते, कम से कम ऐसा सीन तो नहीं दिखाते। यदि आप नहीं दिखाते तो शायद इंडिया के सारे लोग ये कह के ना इस बात को पचा लेते कि यार शायद अंग्रेज लोग हैं यार, इन्होंने नहीं एक चीज़ एक्सेप्ट करी होगी कि कैसे सनातन धर्म की एक किताब से हम अपनी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम ज्ञान ले सकते हैं, वो कैसे इसको महान बता सकते हैं खुद से भी ज्यादा। लेकिन आपने इसको दिखाया, इस तरीके से दिखाकर इसका उल्टा अपमान कर दिया। अब देखो, ये पॉइंट तो मुझे बुरा लगा, इस चीज से मैं बेहद नाराज हूँ, क्योंकि यदि यही गलती कोई भारत का फिल्म मेकर कर दे तो शायद भारत की जनता उसे माफ नहीं करती। पर अब विदेशी है, उनको हमारे बारे में क्या ही पता, तो अब क्या कहें उनसे। मेरे मन में तो ये बात भी आई कि यार आखिर कैसे सेंसर बोर्ड ने इस सीन को अलाउ कर दिया। सेंसर बोर्ड ने इसके अंदर धूम्रपान निषेध की वार्निंग दिलवाई है। सेंसर बोर्ड ने इसमें से कुछ न्यूड सीन्स हैं वो कटवाए हैं, एक दो सीन ब्लर करवाए हैं, बट ये इतना घटिया सीन कैसे रहने दिया? उन्होंने कोई भी आपत्ति नहीं जताई इसके ऊपर। या फिर हो सकता है कि ये सीन इससे भी ज्यादा बेकार हो और सेंसर बोर्ड ने थोड़ा बहुत काट दिया और उसके बावजूद इतना बचा है। फिर भी सेंसर बोर्ड की काबिलियत पे काफी बार शक होता है, क्योंकि लगातार ऐसे वाकये होते जा रहे हैं। आदि पुरुष को उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसी मूवीज के अंदर ये सीन्स नहीं काटे, इसके बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकते। खैर, बाकी मूवी पर यदि मैं बात करूं तो मैं बता दूं कि ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, शायद मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि मूवी ओपनहाइमर साइंटिस्ट की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह की लाइफ दिखाती है। अब आपको कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी, अच्छी खासी जानकारी है तो आपको पूरी समझ में आएगी। अदरवाइज मूवी इतनी लंबी है, 3 घंटे 10 मिनट की, बीच में आप कहने लगते हो मन ही मन यार बॉम्ब फोड़ दो अब यार, कब तक सिर्फ डायलॉग सुनूं। बार बार उस पॉलिटिक्स लेवल के ड्रामा को देख के और बार बार सिर्फ और सिर्फ डायलॉग सुन के ऐसा लगता है या तो हम कोई पॉलिटिकल क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई हिस्टोरिकल क्लास अटेंड कर रहे हैं। इन शॉर्ट बोले तो ऐसा फील आता है बीच में कि हम कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं और ना इसमें कोई मसाला है और ना कोई एंटरटेनमेंट। अब देखो, मूवी का डायरेक्टर वही बंदा है क्रिस्टोफर नोलन जिसने इंसेप्शन जैसी शानदार शानदार मूवीज दी हैं। तो मेरे भाई इनकी टेक्निकलिटी पे तो कोई सवाल मैं उठा ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइप से तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी। आपको हर थ्रिल महसूस होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यदि यही बायोग्राफी कोई और बनाता तो शायद ये बहुत बोरिंग होती। अभी फिर भी काम चला हुआ है, लेकिन जिस सीन के लिए हाइप बनी हुई थी कि भाई साहब असली का बॉम्ब तो नहीं फोड़ दिया, बंदे ने रियल का फ्यूजन करवाया है, और बॉम्बिंग के सीन कैसे होंगे यार, वो एक्सप्लोजन कैसे दिखाएगी मूवी, तो भाई साहब उस सीन के अंदर मजे नहीं आए मुझे। तो शायद ओवर एक्सपेक्टेशंस हो गई थी,
और वैसा हुआ नहीं। देखो सारे एक्टर्स ने भी बहुत ही शानदार काम किया है, आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि यार कोई भी अपने कैरेक्टर से इतर बितर जा रहा है। और हमारे टोनी स्टार्क साहब ने, मतलब हमारे जो आयरन मैन है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। मस्त। सिलियन मर्फी की एक्टिंग तो है ही गजब। बहुत से लोग ये जिक्र कर रहे थे कि ये मूवी है वो जापान में बैन हो चुकी क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर यही एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, तो वहां के लोग काफी सेंसिटिव है इस टॉपिक को लेकर। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जापान में अक्सर बाहर की मूवीज लेट ही रिलीज होती हैं और इसी वजह से अभी वहां पे रिलीज नहीं हुई, वहां पे कोई बैन नहीं है इसका। और तो ये भी बात सामने आई है कि यदि ये मूवी वर्ल्ड वाइड अच्छा कलेक्शन करती है, अच्छा रिस्पॉन्स कलेक्ट करती है, तो ये जापान में भी रिलीज होगी। यदि उसके रिलीज में भी कोई प्रॉब्लम आए तो स्पेशल कुछ स्क्रीन्स पर रिलीज होगी, पर रिलीज तो होगी। बाकी देखो यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप फिजिक्स के अंदर कहीं से भी पीएचडी कर रहे हो ना, तो भाई साहब डेफिनेटली ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है उन लोगों के लिए। और यदि आप क्रिस्टोफर नोलन के ढंग से दीवाने हो ना, ढंग से फैन हो ना उस बंदे के, तो डेफिनेटली जाओ। और ये मूवी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी खासी नॉलेज बढ़ाती है और कहीं ना कहीं ये ओपेनहाइमर साइंटिस्ट के मन में क्या चल रहा था उस साइकोलॉजी से भी हमें थोड़ा सा गुजारती है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मूवी वन टाइम वॉच मूवी तो डेफिनेटली है, बट मैं पर्सनल लेवल पे कह सकता हूँ कि 3 घंटे 10 मिनट के लिए मैं इस मूवी को सिनेमा हॉल में जाके पर्सनली आज के टाइम पे तो नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी नहीं है, आईमैक्स स्क्रीन भी नहीं है। यदि आपके पास वो वाली स्क्रीन है तो डेफिनेटली जाओ, अदरवाइज इसका ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 घंटे के अंदर पूरा हॉल भरा हुआ था और एक भी बंदे ने किसी भी सीन को अप्रिशिएट किया ही नहीं, ना किसी पे ताली बजी, ना किसी पे हुटिंग हुई और ना कोई बातचीत हुई। सब ऐसे बैठे थे जैसे मान लो कोई क्लास अटेंड कर रहे हूँ। अब देखो मैं एक बात साफ साफ बता देता हूँ कि हो सकता है कि मैं इस मूवी को अभी समझने लायक ना हुआ हूँ, हो सकता है कि मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नॉलेज इतनी अच्छी ना हो सकता है कि मेरी हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर इतनी अच्छी खासी नहीं है। तो मैं ये आपको एक बार सलाह जरूर दूंगा कि एक बार आप जाओ, जाके खुद मूवी देखो और फिर अपनी कोई राय बनाओ और फिर मुझे बताओ कि आप मेरी राय से कितना सेटिस्फाई हैं या कितना एग्री करते हैं, और कमेंट करके मुझे बताओ यदि आप मूवी देख के आ चुके हो तो कि आप मेरी बातों से एग्री करते हैं। जो भी आपका जवाब वो कमेंट करके बता सकते हो। यदि मेरी ऑनेस्टी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। यदि आप किसी को ये बातें बताना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भगवद गीता।